Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Ojas Shankar from SIS and today I am back with the analysis of some important articles from the Hindu newspaper. Today we will see that how these articles will supplement us in our UPSC journey, how we can use the information and knowledge from these articles in our prelims as well as our mains examination. Okay, so our first article for the day is ST declines petition to end collegium review NJAC. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लाइंड पिटीशन टू एंड कॉलेजियम एंड रिवाइव एनजेएसी. तो ये आर्टिकल समझने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी हो. पहला कॉलेजियम, कॉलेजियम क्या होता है, और दूसरा एनजेएसी, एनजेएसी क्या है. ठीक है, तो इन दोनों को समझते हैं. बाकी तो ये न्यूज जो हेडलाइन लिखी है उससे ज्यादा कोई न्यूज है ही नहीं. इसको डिक्लाइन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. तो देखिए, पहले इसको समझने से पहले हम लोगों को एक चीज समझनी होगी. वो ये है कि नेट के इंडियन गवर्नमेंट के जैसे सेपरेशन ऑफ पावर जब हम लोग पढ़ते हैं तो तीन चीजों में सेपरेट होती है. एक है हमारा एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव हो गया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स एंड ऑल दोज पीपल. दूसरा हो गया लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव में कौन हो जाते हैं, एमपीज, एमएलएज इन द स्टेट्स, ये लोग लेजिस्लेटिव में आ गए. और तीसरी होती है जुडिशियरी. जुडिशियरी मतलब क्या, हमारी न्यायपालिका. सो हियर द जुडिशियरी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ठीक है, ये सब हमारे जुडिशियरी में आ जाते हैं. दे ऑल आर इंक्लूडेड इन जुडिशियरी. तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, तो सर क्या ट्रिब्यूनल्स भी जुडिशियरी के अंडर में आते हैं? तो ट्रिब्यूनल्स की जब बात आती है ना, तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई काम अगर जुडिशरी कर रही है तो उसमें लेजिस्लेटिव या एक्सिक्यूटिव नहीं घुस सकते, या लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव कर रहा है तो जुडिशरी नहीं घुस सकती है. तीनों का एक दूसरे के साथ एक बैलेंस बना के चलने वाला अप्रोच हमारे यहाँ पे है. और ये जो है ना, ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव, ये हो गया एक्सिक्यूटिव, और ये हो गई आपकी जुडिशरी. और इन तीनों के बीच का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये है इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास है, जैसे कि ऑर्डिनेंस. ठीक है, बहुत सारे जुडिशरी के फंक्शन है वो लेजिस्लेटिव के पास है, और बहुत सारा एग्जीक्यूटिव के पास भी है, और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव भी जुडिशरी को बहुत जगह पे हैंडल करता है. लेजिस्लेचर भी बहुत जगह हैंडल करता है, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ जजेस. ओके, तो ये तीनों जो है वो एक दूसरे पे प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस बनाते हैं कि कोई आर्बिट्री ना बन जाए, किसी की पावर बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए और वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे. हमारे यहाँ पे ड्यूअल मेंबरशिप भी है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं उनको कंपल्सरीली हमारे लेजिस्लेटिव का मेंबर होना पड़ेगा, और अगर वो नहीं है तो 6 महीने के भीतर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. दैट मीन्स इफ एनीवन वांट्स टू बी अ मिनिस्टर इन अ स्टेट और इन सेंट्रल गवर्नमेंट, then he or she should be a member of parliament or member of legislative assembly or council if it is in the state. And if he is member of parliament or she is member of parliament, it may be from Lok Sabha or Rajya Sabha, but they must be member of the legislative wing. Otherwise, after 6 months, they will have to resign from their post. ओके, तो ये इस केस में इशू क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया था. अब ये पिटीशन गई थी कि कॉलेजियम सिस्टम को हटा दिया जाए, एंड कर दिया जाए, और एनजेएससी को वापस लाया जाए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो नेपोटिज्म को बढ़ावा. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है. उसके बाद समझेंगे ना कि ये कैसे नेपोटिज्म को बढ़ावा दे. तो जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम जो है वो एक सिस्टम है सिलेक्शन ऑफ जजेस. सिलेक्शन ऑफ जजेस, कौन से जजेस, हमारे
सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हायर जुडिशरी के जजेस होते हैं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उन लोगों तक को भी जो इलेक्ट किया जाता है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है। ओके। जो भी हमारे यहाँ पे ये इलेक्शन हो सिलेक्शन होता है जजेस का, वो सारा कॉलेजियम सिस्टम के अंदर होता है। अब हर एक की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो जजेस बनते हैं, इनके सिलेक्शन के क्राइटेरियाज डिफरेंट। क्राइटेरियाज क्या है? कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, उसको हेड करते हैं हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके। ऑनरेबल सीजेआई जो है वो हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, और उनके साथ 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। मतलब सीजेआई +4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए। दूसरा हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के लिए होते हैं चीफ जस्टिस और 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। ये हाई कोर्ट के लिए हो गए। और जजेस ऑफ हायर जुडिशियरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कॉलेजियम सिस्टम, एंड द गवर्नमेंट हैज अ रोल ओनली आफ्टर द नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम। ये लोग जो हायर जुडिशरी के लोग होते हैं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट वाले भी होते हैं, वो लोग भी कॉलेजियम के थ्रू ही आते हैं। मतलब जैसे एग्जामिनेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी, पंजाब जुडिशरी, कोई भी जुडिशरी सबसे इसका एग्जाम होता है, तो 2 लेवल पे होता है। एक लोअर जुडिशरी, एक हायर जुडिशरी। जो लोअर जुडिशरी से प्रमोट होकर हायर में जा रहे हैं, या हायर जुडिशरी का भी जो एग्जाम हो रहा है, ये सारे कॉलेजियम के देखने के लिए होता है। और जब इनका सिलेक्शन हो जाता है अपॉइंटमेंट के टाइम पे, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ आ सकती है जब उनका नाम का लिस्ट दे दिया जाता है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको, हाँ, कहते उनको ज्वाइनिंग करवा। ओके। तब यहाँ पे इश्यू क्या आता है कि अब कॉलेजियम में जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज, उसके लिए सीजेआई +4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस यही चाहिए। ये 5 लोग मिलके अगले जज को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक एलिगेशन ये लगाया जाता है दैट दिस 5 जजेस मे बी गेट बायस, और ये लोग अपने ही जान पहचान वालों को, अपने ही रिलेटिव्स को, या अपने जानने वाले रिलेटिव्स को मे बी बढ़ावा दे दे। क्योंकि यहाँ पे तो कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं। जो सिंपल एक नियम है कि 10 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी, जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। 10 साल से वो लॉयर होने, एडवोकेट होने चाहिए, वो सब इलेक्ट हो जाएंगे। यही प्रॉब्लम है कॉलेजियम के साथ, इसलिए कॉलेजियम पे बार बार सवाल उठ जाते हैं। इसी के चक्कर में केसेस हुए बहुत सारे। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस। ठीक है, ये सारे केसेस हुए। लास्टली गवर्नमेंट ने थर्ड जज केस के बाद एनजेएसी लाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। गवर्नमेंट ने ये लाया, पार्लियामेंट ने इसको पास किया एज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। एनजेएसी एक्ट को 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में पास कर दिया गवर्नमेंट। और इस एनजेएसी में क्या था कि एक नया कॉलेजियम बनाया जाएगा, और उस कॉलेजियम में कौन कौन लोग हो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके चेयरपर्सन होंगे। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, वो इसके चेयरपर्सन होंगे। 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज एज एक्स ऑफिशियल मेंबर, अदर देन चीफ जस्टिस। जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज एक्स ऑफिशियल मेंबर, मतलब एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे लाया जा रहा है जुडिशरी का। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप? ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी है। यहाँ पे लॉ मिनिस्टर को लाने की बात हुई। एंड 2 eminent person from civil society to be nominated by committee consisting of Chief Justice of India, Prime Minister of India, Leader of Opposition, and one of the eminent person nominated by SC, ST, OBC, Women and Minority। यहाँ पे से लोगों को लाया जाए, मतलब इसको थोड़ा सा इन्हांस करके। एक यहाँ पे पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन आते हैं, और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली लॉ मिनिस्टर आते हैं, और बाकी 3 जजेस।
और इसमें कुछ वीटो प्रोविजंस भी थे। इस तरीके से इस सिस्टम को डिजाइन किया गया। बट हमारी जुडिशरी में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब संवैधानिक पीठ। और उसने इसको स्क्रैप कर दिया। उसने कहा कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। और अगर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आएंगे, यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे, तो ये जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, वो हार्म होगी। और जब ये इंडिपेंडेंस हार्म होगी तो जुडिशरी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। आप जुडिशरी के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और इसको जो है ट्रैश कर दिया गया, खत्म कर दिया। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन एनजेएस। और अभी भी इस चीज के आसपास बहस चलते रहती है। कुछ दिन पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर ने भी इस पे कुछ कमेंट्स किए थे। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू सर का भी कुछ इशू हुआ था। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि एनजेएससी एक्ट 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, कॉलेजियम सिस्टम क्या है। बस यही दो चीजें यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। और यहाँ पे वही है कि अपॉइंटमेंट हुआ। ये जो केस आया था, उस केस को स्ट्रक डाउन कर दिया कोर्ट ने। कहा कि इसके चलते कोर्ट का टाइम बर्बाद होगा, वेस्ट ऑफ जुडिशियल टाइम एंड एनर्जी। दैट्स इट। बाकी यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हम्म। तो इस तरीके से हमारा ये आर्टिकल ओवर होता है। यहाँ पे से आप लोगों को दो चीज याद रखनी है, एनजेएससी एक्ट क्या था और कॉलेजियम सिस्टम क्या है। ओके। अब मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, विच इज स्टेबिलिटी इन मालदीव्स। मालदीव्स क्या है? मालदीव्स एक नेशन। कहाँ पे? इंडियन ओशियन रीजन में नेशन है। इंडिया के साउदर्न पार्ट में पड़ता है। यहाँ पे है इंडिया, हमारा तमिलनाडु, केरला, इधर साइड में हमारा लक्षद्वीप। और इसी के नीचे में जो है देश, ये वाला जो आइलैंड ग्रुप, इसको कहते हैं मालदीव्स। इसकी कैपिटल है माले, में जो भी माले कहते हैं। ओके। दिस इज अ कंट्री कॉल्ड मालदीव्स। मालदीव्स का नाम आपने दो तरीकों से सुना होगा। एक तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं इंडिया से घूमने। टूरिस्ट बहुत सारे जाते हैं, खासकर सेलिब्रिटी या फिर जो रिच क्लास के लोग होते हैं, वो लोग यहाँ जाते हैं, अपना वेकेशन मनाते हैं और वापस चले आते हैं। और दूसरा, यहाँ पे मिलिट्री बेस था इंडिया। ओके। इसके भारत के साथ काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। अ, इंडिया इसको बहुत सारे जगहों पे, इंडिया ने मालदीव्स का बहुत सपोर्ट किया है। इवन यहाँ पे मिलिट्री coup हो रहा था, उसको इंडिया ने रोका। यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई तो इंडिया गया। सुनामी के टाइम पे इंडिया ने काफी मदद की। इवन कोविड के टाइम पे इंडिया ने दवाइयों से लेके हर एक चीज यहाँ, इंडिया ने बहुत मदद की है। बट रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ कि एक वहां पे नए प्रेसिडेंट बने। उनका नाम है मिजू। ओके। म्यूजू या मिजू कुछ कहते होंगे। MUIZZ, म्यूजू। ये वहां के प्रेसिडेंट बने और इनकी पार्टी थी येंस। और इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद से जो रिलेशंस है इंडिया और मालदीव्स के बीच, वो रिलेशंस काफी खराब हो गए। ये रिलेशंस स्टेबल नहीं रहे। क्यों नहीं रह गए? क्योंकि जिनका थोड़ा सा जो स्टैंड है ना, एंटी इंडिया, ये थोड़ा इंडिया के खिलाफ चलते हैं, पता नहीं क्यों। बट यही है जो इलेक्शन जीते हैं फिलहाल, मोहम्मद मिर्जू। और इनका थोड़ा सा एंटी इंडिया स्टांस है। कहने के लिए कहते हैं कि नहीं, मेरा प्रो मालदीव स्टांस, मैं मालदीव की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते इलेक्शन हुआ था मालदीव्स में, और वहां पे 70 सीट से ज्यादा इनके पार्टी ने जीती है, आउट ऑफ 93। कुछ दिनों पहले इन्होंने बहुत बवाल किया था, क्योंकि वहां पे इंडिया के, इंडियन आर्मी के कुछ मिलिट्री पर्सनल्स मालदीव्स में स्टेशन, वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए थे वहां पे। जो कुछ एयरक्राफ्ट्स
और डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया ने मालदीव्स को दिए हैं। उसके मेंटेनेंस और उसके रख रखाव के लिए कुछ इंडिया के पर्सनल्स वहां पे थे। तो इनका मिज्जू का क्या कहना था कि भाई आप इंडिया के सारे जो भी सोल्जर्स हैं उनको मालदीव से हटाइए। ये लोग यहाँ पे निगरानी करने के लिए है, स्पाइंग कर रहे हैं, और इनके चलते मालदीव के सोवरेनिटी को खतरा है। लगभग लगभग 25 से 30 के आसपास पर्सनल्स थी स्टेशन पर। और उनका कहना है जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जो है अभी भी, ये 25 से 30 लोग जो हैं वो वहाँ की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। 30 लोग मिलके पूरे मालदीव की सॉवरेनिटी बिगाड़ सकते हैं, ऐसा ये कह रहे थे। इसके इंडिया आउट कैंपेन चलवाया इन्होंने, जिसको काफी समर्थन भी मिला। और अभी का जो ये रिसेंट इलेक्शन हुआ और इसके जो रिजल्ट्स आए वो ये चीज शो करता है कि शायद उनका ये स्टांस सही था। मालदीव के लोगों को ये रेडिकलाइज थिंग पसंद आ रही थी, आ रही है। और जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसको प्रो इंडिया स्टांस थोड़ा सा माना जाता है, उसको सिर्फ 12 सीटें मिली। तो वो ज्यादा सीट्स नहीं जीती। ओके। और इनको देखा जा रहा है कि ये लोग जो है इलेक्शन जीतने के बाद चाइना से, टर्की से, इवन यूएस से भी अपने रिलेशंस को बढ़ा रहे हैं। यूएई से, यूएस से। बट इंडिया के साथ ये लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड। एंड ही वांट्स टोटल विड्रॉ ऑफ द ट्रूप्स। तो यही यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ये रीबैलेंस बनाने की जरूरत है, कि किसी तरीके से रीबैलेंस बन पाए। इनके मिनिस्टर्स ने क्या किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब लक्षद्वीप गए और ये कहे कि लक्षद्वीप के टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहिए, लक्षद्वीप में भी आप लोग आइए और घूमिए। तो इनके मिनिस्टर्स ने काफी भद्दे कमेंट्स पास किए, जिसके चलते जो इंडिया से बहुत ज्यादा टूरिज्म होता है मालदीव के लिए, उसमें एक बहुत शार्प डिप आया। बहुत सारे लोग मालदीव जाना बंद कर दिए। तो इस चीज के चलते ना प्रॉब्लम हुई उनके वहां, और उन लोगों को माफी भी मांगनी पड़ी। तो वो, बट प्रॉब्लम अभी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि ये लोग रुक नहीं रहे यहाँ पे। ये लोग हमेशा आउट इंडिया, इंडिया आउट कैंपेन कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ गलत स्टेटमेंट्स देना। जो भी वैसे देश हैं जैसे चाइना, टर्की, जो इंडिया के अपोजिशन में हमेशा खड़े रहते हैं, उनका सपोर्ट ले रहे हैं ये। और इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि चाइना अपनी डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी में इनको फंसा देगा। ये लोगों को थोड़े पैसे देगा और फिर इनको फंसा देगा। फिर इन पे इतना ज्यादा लोन चढ़ जाएगा कि ये लोग वो अपना आइलैंड, अपने जो पोर्ट्स है, ये सब है, इनको चाइना को बेचना पड़ जाएगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनकी लोकेशन ऐसी है ना कि इंडियन ओशियन में इनकी लोकेशन इस तरीके की है कि अगर यहाँ पे चाइना की आर्मी स्टेशन हो जाती तो लोग इंडिया पे डायरेक्ट निगरानी रख सकते। इसलिए इंडिया को चाहिए कि ये चीज होने से रोके। क्योंकि इंडियन ओशियन में अगर चाइना घुसता है, वो इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। अगर यहाँ पे टर्की घुसता है, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी, क्योंकि ये दोनों देश इंडिया के सपोर्ट में कभी नहीं रहते। हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में रहना, इंडिया के हर एक स्टैंड का विरोध करना, इन दोनों देशों का। इसीलिए इंडिया को एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की जरूरत है। और यही इस आर्टिकल में कहा गया है कि म्यूचुअल पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट कैन ओनली बी वॉलेंटरी एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट पे होना चाहिए। इंडिया के बहुत सारे यहाँ पे मिशंस हैं जो बहुत, मतलब कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करवाए इंडिया ने, सोलर प्रोजेक्ट्स करवाए हैं यहाँ पे इंडिया ने। इनको कितनी बार मिलिट्री कूप से बचाया है। बट इन लोगों के अंदर रेडिकलाइजेशन पता नहीं कैसे बढ़ते जा रहा है। ये एक्चुअली जो मालदीव है ये एक मुस्लिम कंट्री है, और टर्की यहाँ पे वही अपने मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश में यहाँ मालदीव में घुसे जा रहा है कि भाई तुम भी मुस्लिम कंट्री, हम भी मुस्लिम कंट्री, हम लोग इंडिया को यहाँ से बाहर निकालेंगे। चाइना इसी का एक फायदा उठा रहा है कि भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरे यहाँ से टूरिस्ट तुम्हारे यहाँ घूमने जाएंगे,
यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेन बिकॉज ऑफ इट। इंडिया को तुम बाहर निकाल दो। दैट्स वाई मालदीव्स इज डूइंग द सेम। ये पपेट बन रहा है उन देशों का जो देश इसकी भलाई कभी नहीं कर सकते। बट ठीक है, ये इनका मैटर है। बट इंडियन गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दिस थिंग बिकॉज मालदीव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। हमारे नेबरहुड का कंट्री है, हमारे से एक छोटा देश है, और एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू लुक एट इट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, द वार ऑन गाजा एंड अमेरिकाज पैराडॉक्सियल रोल। मतलब गाजा की लड़ाई और अमेरिका का पैराडॉक्सियल रोल। मतलब क्या कुछ और है कर कुछ और है, ऐसा है। ये आर्टिकल जो है ना, जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत सारा बायसनेस नजर आएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, बायसेस नजर आना लाजमी भी है, क्योंकि जब भी बात ऐसी होती है ना, दो चीजों के बीच में चुनना होता है, तो कोई एक चीज को फर्स्ट को सेलेक्ट करेगा, कोई सेकंड को सेलेक्ट करेगा। हम्म। तो जो लोग एक को सेलेक्ट करेंगे, दूसरा उसको बायस समझेगा, और जो दूसरे को सिलेक्ट करेगा, पहला उसको बायस। बट वी आर स्टडिंग फॉर सिविल सर्विसेज, वी आर स्टडिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हमारा काम ये नहीं है कि हम लोग किसी भी साइड पे बायस हो जाए। We are not traveling on the right side of the road. We are not traveling on the left side of the road. Neither we are traveling on the. We are the makers of the city. हमें ये सड़क बनानी है, हमें रिश्ते बनाने हैं, हमें देश चलाना है, हमें डेवलपमेंट्स करने हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी भी तरीके का कोई बायस स्टांस नहीं ले सकते हैं। अगर हम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें बस इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि यहाँ से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिल सकता है, नहीं कोई ऐसा पॉइंट है जो हम मिस कर रहे थे जो हमें इस आर्टिकल से मिल गया, दैट्स इट। इसके अलावा हमें ये नहीं सोचना है कि भाई अरे इस आर्टिकल में तो ये चीज लिख दी है, दैट मीन्स यही सच्चाई है। कोई भी आर्टिकल में कोई सच्चाई नहीं लिखी, और सच्चाई जो है वो कुछ और ही है। ठीक है, मैं इस आर्टिकल को पढ़ते हुए आपको दोनों काउंटर्स देते जाऊंगा, इसराइल के साइड का भी और फलस्तीन के साइड का। आप समझ लीजिएगा। बस आपको ये समझना है कि हमने एक हिस्ट्री को समझना है इसराइल फलस्तीन की, और अमेरिका के स्टांस को समझना है इस पूरे सिनेरियो में। सो फर्स्ट थिंग हियर इज, आफ्टर आफ्टर द अटैक ऑफ हमास ऑन इसराइल, बहुत सारे लोग मारे गए, इजरायली सिटीजन्स मारे गए। उसके बाद इसराइल ने एक अटैक किया, उसमें बहुत सारे फलस्तीन के लोग मारे गए। उसमें कुछ हमास वाले भी मारे गए, कुछ जो इनोसेंट लोग थे वो लोग भी शायद बॉम्बिंग में मारे, जो कि गलत है। गलत दोनों है, हमास का अटैक करना भी गलत है, इसराइल का रिटेलिएशन में इनोसेंट लोगों का मारा जाना भी गलत। अब उसने इनोसेंट लोगों को मारा था, तो इसराइल ने भी जब पलट के मारा, इनोसेंट लोग मारे गए। वैसे इसराइल कभी इनोसेंट लोगों को नहीं मारा। बट अभी गाजा की सिचुएशन में क्या हुआ कि ये जो लोग हमास वाले थे, इन लोगों ने अंडरग्राउंड टनल्स बना लिए, अंडरग्राउंड बंकर्स बना लिए। और जब इसराइल यहाँ पे बॉम्बिंग किया, तो जो ऊपर लोग थे, जो इनोसेंट सिटीजन्स थे, वो मारे गए। और जो असली टेररिस्ट थे हमास के, जिनको इसराइल टेररिस्ट कहता है, जो हमास के लोग थे, वो लोग अंडरग्राउंड टनल्स में थे, उनको हार्म कम हुआ। और ये जो क्राइसिस चल रही है, ये वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस है इन द ह्यूमन हिस्ट्री, बिकॉज पीपल आर डाइंग। लोग मारे जा रहे हैं। या हमास जीतेगा, फलस्तीन जीतेगा, क्या होगा, वो सारी बातें अलग की है। बट द पॉइंट इज humanity is dying, humans are dying, lives are being lost in this situation, which is an alarming issue। ये alarming issue है, ये problematic issue है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक चीज हुई। बट इन सब में जो वेस्टर्न एलाइज का रोल है, स्पेशली यूएसए का जो रोल है, वो बहुत पैराडॉक्सियल देखा गया। यूएसए अगर
इस आर्टिकल के हिसाब से यूएसए अगर चाहे तो वॉर रोक सकता है। बट यूएसए वॉर रोक नहीं रहा। क्यों नहीं रोक रहा है? क्योंकि यूएसए इज अ सपोर्टर ऑफ इजरायली स्टेट। इवन यूएसए वाज द फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट स्टेटहुड नेशनहुड टू रिकॉग्नाइज द स्टेटहुड एंड नेशनहुड ऑफ इजराइल। पहला देश था यूएस। देखिए, इसराइल के बाद सबसे ज्यादा जूइश पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे रहती है पता है? यूएसए में। और जूइश ऐसे लोग हैं ना, ज्यूज ऐसे लोग हैं, ये लोग बहुत हाई पोजीशंस पे हैं please। बहुत अमीर, बहुत हाई पोजीशंस पे, दिमागी तौर पे तेज। ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज आज तक जितना भी मिला उसमें से 25% ज्यूस को मिला। सोचिए इनका दिमाग कितना शार्प, कितना ये इन लोगों ने अपने ऊपर मेहनत किया, अपना काम किया है इन लोगों। इन लोगों को इतने सारे नोबेल प्राइज, इतने सारी इनोवेशन, पैसे, सारी चीजें। और इसी चीज के चलते जर्मनी में भी हॉलोकास्ट हुआ तो ज्यूस को मारा गया। इनकी प्रॉपर्टी, इनके पैसे लेने के लिए हिटलर से मारा। और इसी चीज के चलते इन पे हमेशा से अत्याचार होते हैं। ज्यूस पे जो अत्याचार हुए हैं वो आज के नहीं है, वो बहुत पहले से होते हुए हैं। ठीक है। तो यूएसए जो है वहां पे बहुत सारे ज्यूस है और उनके नेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इसके चलते यूएसए इसको बहुत सपोर्ट करता है। ओके। यूएसए हैज ट्राइड टू फाइंड आउट टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन मतलब जो ये लैंड का टुकड़ा था, मैप पे दिखा था, शोइंग ऑन द मैप, ये जो जमीन का हिस्सा था, ये पूरा एरिया, ये पहले फलस्तीन हुआ करता था 1948 के बाद। उसके पहले अगर मतलब हम लोग और पहले जाते जाए पूरे हिस्ट्री में, अगर शुरुआत से देखें तो यहाँ पे पहले ज्यूस रहा करते थे। उसके बाद वहां यहाँ से उनका एक्सोडस हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, 5-6 एक्सोडस हुआ। लास्टली ज्यूस को यहाँ पे लाके वापस से बसाया गया इस फलस्तीन कंट्री में, और यहाँ पे टू स्टेट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया। क्या है टू स्टेट सॉल्यूशन? कि जो आधी जमीन होगी वो इसराइल की होगी और आधी जमीन जो होगी वो फिलिस्तीन की होगी। और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट के बॉर्डर, जो इजिप्ट के साथ बॉर्डर जो शेयर, ये जो रीजन है, यहीं पे फिलहाल हमास वाली लड़ाई चल रही। ठीक है। और ये इलाका गोलन हाइट्स का है, और यहाँ पे डेड सी है। इस एरिया के मैप को आपको बहुत 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 ध्यान से देखना है। ये न्यूज में बहुत ज्यादा था, इस मैपिंग से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा हाई रहती है, बिकॉज पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और अभी तो ये है जो न्यूज के सेंटर पॉइंट पे है। यू विल हैव टू लुक एट इट। ओके। तो टू स्टेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की बात हुई कि आधे पार्ट में इसराइल रहेगा और आधे पार्ट में जो है फलस्तीन रहेगी। जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए यूएस के, जैसे जिमी कार्टर का कैंप डेविड टॉक हुआ, या बिल क्लिंटन का पैरामीटर फॉर द टू स्टेट सॉल्यूशन हुआ, या जॉर्ज बुश का रोड मैप ऑफ पीस हुआ, या फिर यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केनी के 6 प्रिंसिपल्स, ऑल दोज फोकस ऑन Israel and in resolving the Palestine-Israel conflict, but they were unable to do so because they were biased towards Israel। पर जो कि सच्चाई है, हमेशा यूएस जो है वो इसराइल के सपोर्ट में रहा। हमेशा इसराइल को अंदर अंदर उन लोगों ने सपोर्ट किया। इसके दो कारण। पहला कारण तो ज्यूस वाला जो मैंने आपको पहले बताया, और दूसरा रीजन कि यूएसए इस एरिया में स्टेबिलिटी चाहता ही नहीं। देखिए, इस एरिया में जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और बाकी जो भी गल्फ कंट्रीज हैं, अगर इनमें स्टेबिलिटी आ गई तो ये कंट्रीज डेवलप करने लगेंगे। जब ये डेवलप करने लगेंगे ना, तो यूएस को जो ऑयल चाहिए, यूएस के तेल का व्यापार कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि यूएस यहाँ से यही सब कॉन्फ्लिक्ट में इनको उलझा के ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेता है, अपने मिलिट्री को वहां स्टेशन कर। यही चीज कभी यूएसए नहीं चाहे कि ये कभी भी स्टेबलाइज। ओके। तो दूसरा इशू ये है, पैराडॉक्सिकल स्टांस तो है यूएस। और जो अभी रिसेंटली एक रिजोल्यूशन आया था यूएनएससी में कि फलस्तीन को परमानेंट स्टेटहुड दे दिया जाए,
यूएस हैज वीटोड दैट कि नहीं, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। उन दोनों देशों को पहले आपस में अपनी सिचुएशन को न्यूट्रल कर लेना चाहिए, उसके बाद उनको परमानेंट स्टेटहुड की बात होगी, या उसके बाद वो सिचुएशन को देखा जाएगा। दैट वाज द स्टैंड ऑफ यूएस। कि कभी भी, और ना अरब वर्ल्ड इस पे खुल के कभी भी टू स्टेट सॉल्यूशन पे फोकस करके काम करता है। वो लोग भी सारे लोग लड़ने आ जाते हैं, हल्ला करने आ जाते हैं, शोर मचाने आ जाते हैं, बट रियल सॉल्यूशन फाइट करना फॉर द Palestinian पीपल, नो वन इज विलिंग टू डू। एवरीवन इज जस्ट making a chaos of the situation. Everyone just want to get benefited from this situation. Turkey and Saudi Arabia and other Muslim countries want to lead the Muslim nations. उन लोगों को सिर्फ मुस्लिम नेशंस को लीड करना है। यूएस वांट्स टू मेक Israel a powerful country so that they can look after that region and extract oil and other resources। सारे रिसोर्सेज के लिए यूएस वहां पे ये काम कर रहा है। बाकी सारे देश मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने के चक्कर में ये काम कर रहे हैं, बट कोई भी फलस्तीनी लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है। ओके। यूएस जो है वो इसराइल को फंडिंग करता है। और जो इसराइल का जो मिलिट्री का फंडिंग है, उसका 60% रुपया जो है, 60% फंडिंग जो है वो यूएसए से आती है। दैट मीन्स जो अभी वॉर हो रहा है उसमें 60% रुपए यूएस के लग रहे होंगे, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। ठीक है। और जो ये ट्रम्प का पीस प्रोस्पेरिटी प्लान था, वो भी बहुत ज्यादा बायस्ड था, बिकॉज उसमें कहा जा रहा था कि टेक अवे लैंड फ्रॉम फलस्तीन, हैंड जेरूसलम टू इसराइल, एंड फेल टू प्रोवाइड Palestinian with the right of return ऑफ द स्टेटहुड। मतलब लैंड ले लो, ज्यूस को दे दो, इसराइल को दे दो, जो जेरूसलम का जो एरिया है, जेरूसलम की जो सिटी है वो भी दे दो इसराइल। लेकिन फलस्तीन के लिए ट्रम्प के प्लान में भी कुछ भी नहीं था। मतलब ये एक प्रो इसराइली प्लान था, यहाँ फलस्तीन की कोई बात नहीं हुई थी। और जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा, मतलब रिलेशन डेवलप नहीं कर पाया इसराइल के साथ। they were not so confident in making the relations with the Israel because जब ये वॉर हुआ, जब वॉर क्या कॉन्फ्लिक्ट जो भी कह सकते हैं इसमें, जब ये हुआ तो ब्रिटेन अगर चाहते तो इसराइल पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना के जो इतना बड़ा एक रिटेलिएशन हुआ उसको रोक सकते थे, बट ही वॉज अनेबल टू डू। नेतन्याहू को वो नहीं मना पाए। नेतन्याहू ने अटैक किया, लोगों को मारा, अपना रिवेंज पूरा किया, पर जो बिडेन इस चीज को नहीं रोक पाए। इस चीज को एक बिडेन का फेलियर के तरीके से ही माना। जो अल-अक्सा मॉस्क पे अटैक हुआ था, ये सारी चीजें अगर बिडेन कोशिश करते तो मे भी रुक सकती थी, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है, बट ऐसा नहीं हो पाया। अब यार बिडेन कोशिश करते तो शायद रुक सकती थी, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अब अगर इसराइल में घुस के फलस्तीन ने अटैक किया है, इसराइल उसका रिटेलिएशन ना करे, ये चीज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। इसको कोई देश रोक नहीं सकता था। बट खैर स्टिल एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, जब यूएस चाहता तो रोक सकता था, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यूएस रोक ही देता। बट स्टिल द टाइज ऑफ यूएस एंड इजराइल रिमेन स्ट्रांग इवन एट द टाइम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट के समय पे भी यूएस ने कहा यूनाइटेड स्टेट हैज इजराइल्स बैक। मतलब यूनाइटेड स्टेट इजराइल के पीछे खड़ा है, रहेगा। और जो बाकी वेस्टर्न एलाइज हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, इन सब को भी अपने साथ लेके डिफेंड करने के लिए यूएस खड़ा है। इन सब लोगों को भी लेके वो इसराइल के सपोर्ट में आ रहे हैं। ओके। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो यहाँ भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि यूएस, अगर तुम अपने आप को वर्ल्ड सुपर पावर मानते हो, तो इस वर्ल्ड में अगर ह्यूमंस मारे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अ वार, तुम यहाँ पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तुम इस चीज को क्यों नहीं रोक पा रहे? बस यही सवाल है कि गाजा में लोग मर रहे हैं, रफा में अटैक किया इसराइल ने, रफा जो ईरान में अटैक किया था, हमने उस पर डिस्कशन की थी, वहां पे उस पर भी तुम कुछ नहीं कर पाए, तो तुम ये चीज क्यों कर? वाई आर यू नॉट प्रेशराइजिंग द इसराइल? दैट्स व्हाट इज द मेन इशू ऑफ दिस आर्टिकल। ओके। और जो सीज फायर के खिलाफ वोटिंग में भी एब्सटेन कर गया यूएस, जो गाजा पे सीज फायर वाली वोटिंग थी उस पर भी नहीं हुआ।
जो हौतीज रिबेलियंस है, जो हौती रिबेलियन है, बाबल मनब स्टेट में है। बाबल मनब स्टेट का है ये, मैंने कल बताया है। आप कमेंट में बताइएगा कि ये कहाँ पे है, कौन कौन से वाटर बॉडी को ये जोड़ता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इन सारी चीजों में यूएस फंक्शन नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, और अमेरिकन जूस कम्युनिटी का भी एक प्रेशर है उसके ऊपर। ओके, यही मेन रीजन है, यही मेन डिस्कशन है इस टॉपिक। ये लोग यूएस के स्टांस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, मतलब यूएस इजराइल रिलेशनशिप के लिए लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब इनका जो यहाँ पे है, ये जो लास्ट इन्होंने ये वाला क्वेश्चन, जो कंक्लूजन वाला क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में तो इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं कि कोलंबिया के स्टूडेंट ने अमेरिकन लीडरशिप पे किस तरीके से क्वेश्चन उठाया, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अगर हमें ओपिनियन बनाना भी होगा तो हम अपना एक अलग ओपिनियन बनाएंगे। हम लोगों को किसी के ओपिनियन को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अनटिल अनलेस वो हमारे यूपीएससी से रिलेटेड ना हो। हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजें ही हमें सिर्फ जाननी चाहिए। आपको अगर अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव ही मिले। ठीक है, तो ये है कि, और बाकी है कि पैराडॉक्सिकल रोल है यूएस का, और यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। यूएस was capable of ending the war again and ending the violence, but USA failed to do so. That's what is written in this article. अब इस चीज के साथ एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंडिया का स्टैंड है। इंडिया का स्टैंड है कि सबसे पहले जब इसराइल पे अटैक हुआ हमास का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले ट्वीट करके कहा कि भाई, कोई भी टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, टेररिज्म का समर्थन हम नहीं करते हैं। ये चीज नहीं करनी चाहिए। ओके, तो दूसरी चीज क्या हुई, जब गाजा पे बहुत ज्यादा बॉम्बिंग होने लगी, बहुत सारे लोगों की जान गई, तो भी इंडिया ने कहा भाई इजराइल ये भी गलत चीज है, आपको लोगों को मारना नहीं चाहिए। इंडिया हमेशा टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है, इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन के साथ लगे चीज। दूसरी चीज, इंडिया डी हाइपनेशन की पॉलिसी यहाँ पे फॉलो करता है। डी हाइपनेशन की पॉलिसी क्या है कि दो देश हैं एक ही जमीन, इसराइल है और फलस्तीन है। इंडिया इन दोनों के साथ अलग अलग अपने रिश्ते बनाएगा, मतलब इसराइल के साथ अपने अलग रिश्ते होंगे और फलस्तीन के साथ अपने अलग रिश्ते होंगे, दोनों को एक साथ ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया हैज अ वेरी गुड रिलेशन विथ इसराइल, बहुत अच्छा रिश्ता है इसराइल के साथ, एंड गुड रिलेशन विथ अदर अरब कंट्रीज टू टू इंक्लूडिंग फलस्तीन। फलस्तीन के साथ भी है बहुत अच्छा रिश्ता, क्योंकि फलस्तीन भी एक मुस्लिम कंट्री है, इंडिया में भी मुस्लिम्स की बहुत बड़ी आबादी है, पहली तो चीज ये है। दूसरी चीज है कि इंडिया जो है वो किसी भी देश को साइडलाइन नहीं करना चाहता है, अनटिल अनलेस वो इंडिया को साइडलाइन ना करना चाहिए। अरब कंट्रीज के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑयल ये सब होता ही है, यूएई के साथ इतने अच्छे रिलेशन, सऊदी अरेबिया के साथ। दैट्स वाई इंडिया किसी के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ता नहीं है, इवन बनाना जरूर चाहता है। तो फलस्तीन के साथ भी बनाना चाहता है, इसराइल के साथ तो हमारा डिफेंस डील से लेके इकोनॉमिक टाइज और सारी चीजें हैं। तो ये दोनों के साथ हमारी हाइपरनेशन की, डी हाइपरनेशन की पॉलिसी है, और हम लोग टू स्टेट सॉल्यूशन को हमेशा सपोर्ट करते हैं। दो चीजें। तीसरी चीज, इंडिया वॉर के खिलाफ है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के खिलाफ है, टेररिज्म के खिलाफ है, किसी भी तरीके का टेररिज्म। ओके, इस तरीके से आर्टिकल भी हमारा खत्म हो जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की हैं वो आप लोग एक बार अपने कहीं पर नोट डाउन कर लेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये मैप, ये जो वेस्ट एशिया का नक्शा है, उस मैप पे आप लोगों को ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा उस मैप को, और वहाँ के सारे लोकेशंस को, वेस्ट बैंक कहाँ है, डेड सी कहाँ है, जॉर्डन कहाँ पे है, सीरिया, गोलन हाइट, गाजा स्ट्रिप, फिर यहाँ पे से स्वेज कैनाल है, रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, इन सारे एरियाज को आपको देखना पड़ेगा, उसके आसपास के मैपिंग को देखना होगा, मेडिटेरेनियन सी के आसपास के एरियाज को देखना होगा, बिकॉज ये हॉट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। ओके, सो इसके साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। कल फिर हम लोग इसी टाइम पे फिर से मिलेंगे। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट।
एंड तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, साइनिंग आउट, और जस्ट